नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज की हमारी पड़ताल एक यात्रा के बारे में है। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ों और वादियों की सैर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहरी दुनिया के नज़ारों से शुरू होकर कहीं अंदर मन की गहरी परतों तक पहुंचती है। बिल्कुल। हमारे पास है मधु कांकरिया का लिखा यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी। ये सिक्किम की यात्रा का एक बहुत ही कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और भावनात्मक लेखा जोखा है। और हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे हिमालय की उस अद्भुत सुंदरता के बीच जीवन के कठोर सच छिपे हुए हैं। हाँ, इंसान की मेहनत, आध्यात्मिकता, सब कुछ एक साथ नजर आता है। तो चलिए इस यात्रा के अनुभवों की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है गैंगटॉक शहर की एक जादुई रात से। लेखिका उसे जिस तरह बयां करती हैं वो कमाल है। हाँ, वो कहती हैं कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। और वो उसे एक नाम देती है ना, मेहनतकश बादशाहों का शहर। हाँ, मेहनतकश बादशाहों का शहर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प तो है, पर मेहनतकश बादशाह ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बादशाह तो मेहनत नहीं करते। यही तो इसकी खूबसूरती है। लेखिका का मानना है कि शहर की जो चमक दमक है वो किसी राजा की वजह से नहीं है। अच्छा। ये उन आम लोगों की मेहनत का नतीजा है जो दिन रात काम करते हैं ताकि उनका शहर जिंदा रहे, रोशन रहे। वो लोग जिनका इतिहास कहीं लिखा नहीं जाता। बिल्कुल, पर वो हर चमकती हुई बत्ती में मौजूद हैं। ये तो बहुत गहरी सोच है। और इसी सम्मोहन के बीच एक प्रार्थना गूंजती है। हाँ, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूं प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। ये एक नेपाली प्रार्थना है जो उन्होंने सुबह एक युवती से सीखी थी। जिसका मतलब है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। वाह, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये तो पूरी यात्रा का मकसद ही तय कर देती है। एकदम। ये प्रार्थना इस पूरे यात्रा वृत्तांत की आत्मा है, एक धुरी है जिसके चारों तरफ सारे अनुभव घूमते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ अगले दिन का सफर शुरू होता है, गैंगटॉक से युमथांग। हाँ, और रास्ते में उनका गाइड जितेन नार्गे उन्हें बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताता है। वो पताका है, सफेद और रंगीन। हाँ, बौद्ध पताका है। जितेन बताता है कि इनका बहुत गहरा मतलब है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और उन्हें उतारा नहीं जाता, सही? नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं। 108 ही क्यों? इसका कोई खास कारण है? 108 का अंक बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, एक तरह से पूर्णता का प्रतीक है। तो ये सफेद पताकाएं शांति और अंत का प्रतीक हैं। तो फिर रंगीन पताकाएं इसके ठीक उलट होंगी, जीवन, नई शुरुआत का जश्न। एकदम सही पकड़ा आपने। रंगीन पताकाएं किसी भी नए या शुभ काम की शुरुआत में लगाई जाती हैं तो एक ही रास्ते पर आपको जीवन के दोनों पहलू एक साथ दिखते हैं। आगे एक प्रेयर व्हील भी दिखता है। हाँ, धर्मचक्र। और गाइड का मानना है कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये तो काफी हद तक हमारी गंगा नहाने जैसी ही मान्यता हुई। और यही बात लेखिका को भी छू जाती है। उन्हें महसूस होता है कि वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद पूरे देश की आत्मा एक जैसी है। आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, चाहे मैदान हो या पहाड़, सब जगह एक समान है। लोगों का ईश्वर से जुड़ने का तरीका भले ही अलग हो, पर वो जो श्रद्धा है वो एक जैसी ही है। तो एक तरह की सांस्कृतिक एकता का अनुभव। लेकिन फिर असली यात्रा शुरू होती है, ऊंचाई की तरफ। हाँ, जहाँ हिमालय अपना विराट रूप दिखाता है। लेखिका के वर्णन से लगता है कि वो नज़ारा शब्दों से परे था। जलेबी की तरह घूमते रास्ते, गहरी होती घाटियां, और फिर अचानक सामने आता है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, दूध की धार की तरह झड़ता हुआ। और वो उस नज़ारे में जैसे पूरी तरह खो जाती हैं। खो जाना तो बहुत छोटा शब्द है। उन्हें लगता है जैसे वो खुद उस धारा का हिस्सा बन गई हैं और उनकी सारी नेगेटिविटी, सारी बुराइयां उसी निर्मल धारा में बह गईं। ये सिर्फ एक सुंदर दृश्य देखना नहीं था। नहीं, ये उसका हिस्सा बन जाना था, एक तरह का आध्यात्मिक शुद्धिकरण। ये सोचना ही कितना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है ये जो शांति थी ये ज्यादा देर टिकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो खूबसूरत सपना एक झटके में टूट जाता है। जब वो उन पहाड़ी औरतों को देखती हैं। हाँ, कुछ औरतें हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए पत्थर तोड़ रही हैं और उनकी पीठ पर बंधी बड़ी टोकरियों, जिन्हें डोको कहते हैं, उनमें उनके बच्चे भी बंधे हैं। एक तरफ वो स्वर्ग जैसा सौंदर्य और दूसरी तरफ भूख, मौत और जिंदा रहने की जंग। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है। और हम जैसे टूरिस्ट अक्सर इस दूसरे हिस्से को देखना ही नहीं चाहते। हम तो बस सुंदर तस्वीरें खींचकर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये यात्रा वृतांत बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कर्मचारी बताता है कि ये महिलाएं उन्हीं खतरनाक रास्तों को चौड़ा कर रही हैं जिन पर हम आराम से गाड़ी चलाते हैं। और वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था, Ever wondered who defied death to build these roads? क्या आपने कभी सोचा है कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है? ये लाइन ये तो सीधे दिल में लगती है। और लेखिका सोचती हैं, ये लोग समाज से कितना कम लेकर उसे कितना ज्यादा लौटा देते हैं। लेकिन उस कठोर सच्चाई के बीच भी एक उम्मीद की किरण है। लेखिका उन औरतों को खिलखिलाकर हंसते हुए देखती हैं। हाँ, और वो हंसी उन्हें किसी चमत्कार की तरह लगती है। वो लिखती हैं, लगा जैसे जीवन का सारा खंडहर ताजमहल बन गया। हाँ, मतलब इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। हाँ, हंसना नहीं छोड़ा। उनकी जिंदादिली कमाल की है। और मेहनत की ये कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। आगे स्कूल से लौटते बच्चे भी मिलते हैं। और उनकी कहानी भी कुछ कम हैरान करने वाली नहीं है। वो बच्चे रोज 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं। 3.5 किलोमीटर, वो भी पहाड़ी चढ़ाई? हाँ, और स्कूल से लौटकर मवेशी चराते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर सिर पर उठाकर लाते हैं। बचपन से ही जिम्मेदारी का इतना भारी बोझ शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। खैर, इन सब अनुभवों के साथ रात लायुंग के एक शांत गांव में गुजरती है। सुबह लेखिका को बर्फ देखने की उम्मीद होती है, पर निराशा हाथ लगती है। प्रदूषण पहाड़ों तक भी पहुंच गया। हाँ, पता चलता है कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्नोफॉल कम हो गया है, लेकिन फिर उन्हें कटाव के बारे में पता चलता है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बिल्कुल। एक स्थानीय युवक बताता है कि ताज़ा बर्फ देखनी है तो वहां जाना होगा, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। धुंध और बारिश के बीच जीप में पूरी खामोशी छा जाती है। मैं उस तनाव को महसूस कर सकता हूँ। पर जैसे ही धुंध छटती है, दूर बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं और फिर बर्फ गिरने लगती है। हाँ, महीन महीन मोतियों जैसी बर्फ। वाह। सारे टूरिस्ट जीप से उतरकर घुटनों तक नरम बर्फ में कूदने लगते हैं, पर लेखिका उस लम्हे को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हैं। वो उस शांति को अपने भीतर भर लेना चाहती हैं। एकदम। और उसी दिव्य सुंदरता के बीच उनके मन में दो बहुत गहरे विचार आते हैं। पहला तो ऋषि मुनियों वाला है ना? हाँ, उन्हें लगता है कि शायद ऐसी ही जगहों पर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जब आप सांसारिक चीजों से इतने ऊपर उठ जाते हैं, तभी शायद आपको जीवन के असल सत्य का ज्ञान होता है। और दूसरा विचार उनकी दोस्त मणि का था। हाँ, जो ज्यादा वैज्ञानिक लेकिन उतना ही गहरा था। मणि कहती है कि ये बर्फ के पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये पूरे एशिया के जल स्तंभ है। जल स्तंभ, वाटर पिलर्स। सही। ये प्रकृति का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। सर्दियों में पानी जमा करते हैं और गर्मियों में पिघलकर हमारी प्यास बुझाते हैं। ये मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मतलब ये सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, हमारे जीवन का स्रोत हैं। बिल्कुल। अगर ये जल स्तंभ न रहें तो हमारे मैदान रेगिस्तान बन जाएंगे। यही इस यात्रा का हासिल है। ये आपको चीजों को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। इसी एहसास के साथ सफर आगे बढ़ता है और फौजी छावनियां नजर आने लगती हैं। चीन की सीमा पास है और वहां के हालात सोचकर एक कंपन छूट जाती है। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस वैशाख के महीने में। हाँ, तो सोचिए पौष और माघ में क्या होता होगा जब सब कुछ जम जाता है। और वहां एक फौजी से बात होती है। हाँ, वो पूछती हैं कि आपको इतनी ठंड में तकलीफ नहीं होती? तो वो एक उदास हंसी के साथ कहता है, आप चैन की नींद सो सके, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। और एक और छावनी पर लिखा था, We give our today for your tomorrow. हम आपके कल के लिए अपना आज देते हैं। ये बात बहुत गहरी है। हम इसे ड्यूटी कहकर सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब आप -15 डिग्री में किसी को ये कहते सुनते हैं, तब उसका असली मतलब समझ आता है। बिल्कुल। लेखिका के मन में ये शब्द पिघलने लगते हैं।
उन्हें उन जवानों का बलिदान और उन पत्थर तोड़ने वाली औरतों का बलिदान दोनों एक साथ याद आते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से देश के लिए अपना आज दे रहे हैं। और हम शहरों में रहकर इन दोनों के ही त्याग को कितनी आसानी से भूल जाते हैं। ये बहुत जरूरी एहसास है। और यात्रा के अंत में एक और यादगार पल आता है। वो चिप्स बेचती हुई लड़की। हाँ, जब युमथांग में लेखिका उससे पूछती है, क्या तुम सिक्किमी हो? तो वो लड़की बहुत सहजता से जवाब देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये छोटा सा जवाब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। ये सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर कितने खुश और गौरवान्वित हैं। तो ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं था। ये सौंदर्य और कठोरता, बलिदान और जिंदादिली, प्रकृति और इंसानियत के बीच का एक सफर था। ये एक प्रार्थना से शुरू हुआ था और जीवन के गहरे अर्थों की समझ पर आकर खत्म हुआ। अंत में लेखिका सोचती हैं, शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मतलब सुंदरता किसी चीज में नहीं, बल्कि उसे खोजने की प्रक्रिया में है। उन सच्चाइयों में है जो हमें रास्ते में मिलती हैं। सुंदरता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो महसूस होती है। उन जवानों के त्याग में, उन औरतों की हंसी में और प्रकृति के उस अनमोल तोहफे में। तो ये यात्रा वृत्तांत हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि जिस सुंदरता को हम अक्सर बाहरी दुनिया में इंस्टाग्राम की तस्वीरों में खोजते हैं, क्या वो असल में मंजिल में नहीं, बल्कि उस खोज की प्रक्रिया में ही छिपी है। और एक सवाल ये भी कि अपनी यात्राओं में, चाहे वो पहाड़ों की हो या जीवन की, हम उस खूबसूरती की कीमत चुकाने वाले किन चेहरों को और किन सच्चाइयों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।